नमस्कार दोस्तों, वास्तु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल पे बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 66वीं बीपीएससी में ये सवाल आया था लीनियर अलजेब्रा का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पहले सेक्शन में पहला नंबर सवाल में आता है और उस सवाल में 2 सवाल होते हैं, दोनों 25-25 यानी कि 50 नंबर का, और ये फिक्स होता है। लगभग 5-6 साल से तो फिक्स है, एकदम ऐसे ही आता है। ठीक है, देख लेते हैं सवाल किस टॉपिक से है, फिर इसको सोल्व करेंगे। पहला का ये जो सवाल है, ये रैंक नलिटी थ्योरम का है, जो कि मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन यहाँ एक बार फिर से देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। पता होता है कि इस तरह के थ्योरम्स तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा वाला सवाल जो है, इसमें आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है, वो भी ये इस वेक्टर का। ये जो सवाल है ये रिपीटेड है, पहले भी ये सवाल आ चुका है, एकदम यही सवाल। और रिपीटेड तो ये भी है, रैंक नलिटी थ्योरम पहले भी बीपीएससी में आ चुका है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि बीपीएससी मैथ्स ऑप्शन काफी आसान है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला रैंक नलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, रैंक नलिटी में बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अब यू क्या है, भी क्या है, एक बार दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यू से भी, इस तरह से। आर टी क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आर टी कर्नल को कहते हैं, सॉरी, आर टी इमेज को कहते हैं। और एन टी जो है आपका, इसको नल स्पेस बोलते हैं या फिर कर्नल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नल स्पेस या कर्नल। आर टी जो है रेंज या इमेज। ठीक है, U1, U2, U3 के कोरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आता है V1, V2, इस तरह से V1, V2, ये V1, V2, ये सब RT का पार्ट है। हालांकि इसमें और भी कुछ हो सकता है, V3, V4, जो हो सकता है यहाँ से इमेज, यहाँ से कोई मैप नहीं करता हो तो वो V3, V4 भी का RT में नहीं आएगा। लेकिन RT में वो सब एलिमेंट्स आते हैं जो U के सारे एलिमेंट्स का मैप, वही होता है रेंज अपना। यू जो अपना वेक्टर स्पेस है, इसमें जो भी एलिमेंट है उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, वो सारा एलिमेंट आर3 का एलिमेंट होता है। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग नलिटी निकालेंगे। नलिटी यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, कर्नल या फिर एमटी भी लिख सकते हैं इसको, नल स्पेस। ठीक है, नल स्पेस या कर्नल एक ही होता है। नल स्पेस को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो नल स्पेस होता है वो अपना यू का ही सब स्पेस होता है। ठीक है, तो यू में पहले हम लोग नल स्पेस का कुछ ले लेते हैं डायमेंशन आर। लेट अस सपोज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज आर, और उसका बेसिस भी कुछ इस तरह से ले लेते हैं, U1 से UR तक। ठीक है, बेसिस ले लिया हम लोगों ने। अब डायमेंशन ऑफ यू, यू जो है अपना यहाँ, ये यू का डायमेंशन n ले लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब n जो डायमेंशन है वो r से तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नल स्पेस सब स्पेस होता है यू का, तो सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो एन या तो आर से बड़ा रहेगा या फिर बराबर। ठीक है, और U1, U2, UR जो है ये यू का ही एलिमेंट है, क्योंकि यू का ही सब स्पेस है, कर्नल या नल स्पेस जो भी है। ठीक है, तो U1, U2, UR को एक्सटेंड कर देंगे UN तक। तो ये एक U1, U2, U3 यहाँ से UR तक, अगर ये बेसिस है नल स्पेस का, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसमें कुछ UR+1 से लेके UN कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जोड़ देंगे, वेक्टर जोड़ देंगे, ये बेसिस हो जाएगा यू का। ठीक है, यू का डायमेंशन क्या है, n, नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस क्या हो जाएगा, n। ठीक है, U1 से UN तक। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि RT का जो डायमेंशन होगा वो n-r होगा, ये हम लोगों को शो करना है। NT का डायमेंशन हम लोगों ने जैसे RT प्लस NT बराबर डायमेंशन ऑफ U करना है। ठीक है, U का हम लोगों ने मान लिया कि n है,
आर टी का हम लोगों ने आर मान लिया, तो इसका क्या होना चाहिए, एन माइनस आर होना चाहिए, तभी तो ये थ्योरम प्रूव होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो रेंज है अपना उसका डायमेंशन एन माइनस आर है। अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं तो अपना थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अब जो बेसिस है U1 का, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा T1 TU1 TU2 से TUN तक, वो स्पैन करेगा अपना डोमेन में, को डोमेन में, यानी कि रेंज में। जो भी रेंज आएगा वो इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसे समझिए, आर टी क्या है, टी ऑफ यू समथिंग, यू कोई वेक्टर है। ठीक है, यू जो वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, U1 U2 U3 से लेके UN तक का, उसी का लीनियर कोई भी यू वेक्टर इसी सब का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो आर टी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, टी ऑफ यू, यानी कि TU1 TU2, इस तरह से TU1, कोई भी वेक्टर इन आर टी, इन सब वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी ये जो वेक्टर है TU1 TU2 से TUN, ये स्पैन करेगा आर टी पे। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि U1 U2 UR ये सब नल स्पेस का बेसिस है, यानी कि एलिमेंट है। बेसिस है तो एलिमेंट तो होगा ही। नल स्पेस का हम लोग जानते हैं कि नल स्पेस का जो भी एलिमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है, यानी कि TU1 TU2 ये सब जीरो होगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग बोल रहे थे कि TU1 TU2 से लेके TUN तक जो भी अपना सेट ऑफ वेक्टर है ये लीनियरली स्पैन करेगा आरटी पे। अब यहाँ से एक और बात पता चला कि TU1 TU2 से लेके TUR ये सब तो जीरो है, यानी कि TUR+1 से लेके TUN जो है वही स्पैन करेगा। यानी कि कोई भी वेक्टर भी है, भी अगर एलिमेंट ऑफ आरटी है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा TUR+1, वैसे ही TUR+2 से लेके TUN तक। क्यों, क्योंकि TU1 TU2 ये सब तो जीरो निकला। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, TU1 TU2 ये सब तो जीरो हो गया, UR तक जीरो हो गया, TUR तक जीरो हो गया। अब UR से आगे वाला जो है, यानी यही सब इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा TUR+1 से TUN तक। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि TUR+1 से TUN तक n-r वेक्टर्स हैं, और हमको प्रूफ भी यही करना है कि जो अपना RT है रेंज, उसका डायमेंशन n-r होगा। अगर हम प्रूफ कर देंगे कि ये अपना TUR1 से TUN तक, अगर ये जो सेट ऑफ वेक्टर अगर ये बेसिस हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ वेक्टर है बेसिस में वही डायमेंशन होगा। तो अब हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे कि ये बेसिस है। अब ये तो हम लोग देख लिए स्पैन करता है आरटी पे, TUR+1 से TUN तक जो सेट ऑफ वेक्टर है ये स्पैन करता है। अब इसको अगर हम प्रूफ कर देंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट भी है तो ये प्रूव हो जाएगा कि बेसिस ऑफ आरटी है। ठीक है, तो वही हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। स्पैन तो करता ही हम लोगों ने पीछे देख लिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो बेसिस हो जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या है, कोई सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, तो इसको ये सब कोफिशिएंट है। इसको जो यहाँ R+1 था वैसे ही मैंने यहाँ अल्फा R+1 ले लिया, यहाँ पे आप बीटा 1 अल्फा 1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसको इस तरह से अगर ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये अपना इक्वेशन जो है ये जीरो तभी होगा जब अल्फा R+1 अल्फा R+2 से लेके अल्फा n सब जीरो हो जाए, तभी ये जीरो होगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए तो उसको प्रूफ करेंगे कि ये सब जीरो है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर u से v हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, u में अगर कोई वेक्टर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है
तो इसका मतलब है कि वो नल स्पेस का एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए ये अपना एक वेक्टर है पूरा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 0, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 0, यानी ये जो वेक्टर है ये एलिमेंट है नल स्पेस का। अब जब नल स्पेस का एलिमेंट है तो नल स्पेस का बेसिस क्या है, u1 u2 से लेके ur तक, u1 u2 ऐसे ur तक, ठीक है। ये जो एलिमेंट है मैंने लिखा हुआ है ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसका जो बेसिस वाला वेक्टर है वो सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, u1 u2 से लेकर ur के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि यही ये बेसिस है नल स्पेस का, नल स्पेस का एलिमेंट है। इसको इस तरह से लिख दिए। अब इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस अल्फा 1 u1 माइनस अल्फा 2 u2, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे प्लस वाला, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि u1 u2 से लेके un तक, u1 u1 u2 से लेके un तक, ये क्या है, बेसिस है u का। अब u का बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका जो कोफिशिएंट है माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, यहाँ अल्फा आर अल्फा ये सब 0 होगा, क्योंकि ये तो u का बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंस है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो जो इस तरह से ये वाला इक्वेशन 0 तभी होगा जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m सारा 0 हो जाए, यानी कि अल्फा r प्लस 1 भी इसमें 0 होगा, अल्फा r प्लस 2 भी 0 होगा, से लेके सारा अल्फा m तक 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने दिखा दिया ये वाला लीनियर इक्वेशन 0 है जब अल्फा आर प्लस 1 अल्फा आर प्लस 2 से अल्फा m सारा 0 है। इसका मतलब है कि टी यू आर प्लस 1 से लेकर टी यू एन तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन तो करता ही है। इसका मतलब ये आर टी का बेसिस हो गया। अब बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं वही डायमेंशन होता है, और आर प्लस 1 से लेके एन तक वेक्टर है तो इसमें एन माइनस आर वेक्टर हो गया, यही हो गया डायमेंशन। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि रेंज का डायमेंशन प्लस नल स्पेस का डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ यू यानी कि डोमेन, ठीक है, ये प्रूव हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ एक अपने को दिया हुआ था एक मैट्रिक्स, उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना था। हम लोगों ने देखा है कि आइगन वेक्टर और वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले इसको ए माइनस लेमडा आई फॉर्म में लिखेंगे, ये है अपना आइगन वेक्टर, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई में से लेमडा का इसको बराबर 0 कर देंगे। ए माइनस लेमडा आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है। इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा, ठीक है। ए में से इसको घटा देना है तो इस तरह से आ जाएगा। आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स को देखिए। तो ये आपका ए माइनस लेमडा आई आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ से इस वाले का तो फैक्टर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 0, इस वाले का 0 हो जाएगा, इस वाले का निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 2 1 माइनस लेमडा। यहाँ से इस तरह से सोल्व होता है, आप लोग देख सकते हैं। लेमडा का 3 वैल्यू आता है 1 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2, ठीक है। अब सभी लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग सभी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। लेमडा इज इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। ये माइनस 1 इंटू आई हो जाएगा। ये एक्स कोई आइगन वेक्टर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, x1 x2 x3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स वाई जेड ही चलिए ले लेते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है अपने पास इक्वेशन। इसको यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल होगा, एक्स को मान लेते हैं कि फ्री वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास उसी तरह से एक्स का कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं आइगन वेक्टर निकालते समय, 1 2 3 4 जो वैल्यू माइनस जो भी वैल्यू आपको एक्स का लेने का है ले सकते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई जेड निकलते हैं वो एक साथ लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर आइगन वेक्टर फॉर लेमडा बराबर 1, ठीक है।
इसी तरह से देख लेते हैं कि लेमडा बराबर 1 माइनस रूट 2 के लिए क्या होगा आइगन वेक्टर। ए माइनस लेमडा आई आप लोग निकाल लेना, ये क्या है क्वेश्चन से देख लो। उसमें से लेमडा आई यानी लेमडा का भी वैल्यू आ गया, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कैसे निकालते हैं पिछले वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से वेक्टर एक्स वाई जेड ले लेते हैं, तो यहाँ से ये इस तरह सोल्व करके आ रहा है। यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि वाई बराबर 0 ही होगा, वाई बराबर यहाँ 0 रख देते हैं, वाई बराबर यहाँ 0 रख देते हैं, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसमें सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ये हो जाएगा 2z बराबर 0। अब इसको आप देख लो, केवल माइनस का फर्क है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू ले लो आप, उसके कोरस्पॉन्डिंग z का वैल्यू आ जाएगा। x का मैंने √2 ले लिया है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग z का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इस तरह लेमडा बराबर 1 माइनस √2 के लिए भी सोल्व हो जाता है। लेमडा बराबर 1, सॉरी ये 1 प्लस √2 के लिए सोल्व किया हमने। ठीक है, लेमडा बराबर 1 माइनस √2 के लिए आप खुद से कीजिए इसी तरह से, इसका आंसर भी कुछ इसी में माइनस प्लस करके आएगा। ठीक है, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 65th बीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी 2 सवाल हैं, 25-25 नंबर के आए थे। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। Let W be a subspace of an n-dimensional vector space V, then show that dimension of W is less than equals to n. n क्या है? n dimension of vector space V का। ठीक है, in particular if dimension of W is equals to n, then show that W यानी कि W is equals to यानी कि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है। ठीक है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसमें बेसिस और डायमेंशन निकालना है कर्नल ऑफ टी और इमेज ऑफ टी का। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ दिया हुआ है, कर्नल ऑफ एफ और इमेज ऑफ एफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को, इसको सोल्व करते हैं। पहला सवाल है कि V कोई वेक्टर स्पेस है, W कोई सब स्पेस है। W का हम लोगों ने डायमेंशन ले लिया m, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर स्पेस सॉरी बेसिस ले लेते हैं u1 u2 um, क्योंकि m डायमेंशन है तो m वेक्टर्स इन बेसिस। V का डायमेंशन m दिया हुआ है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स लेते हैं v1 v2 vn। ठीक है, अब हम लोगों को शो करना है कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। क्या शो करना है कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, अब W सब स्पेस है V का, तो उसका जो भी बेसिस में एलिमेंट है u1 u2 um, ये सब एलिमेंट होगा V का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग एक S सेट लेते हैं जो बेसिस है अपना V का, S सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ V। ठीक है, अब इस S सेट में u1 जो वेक्टर है W के, बेसिस ऑफ W में एक वेक्टर है। ठीक है, उसमें अगर u1 को हम लोग जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास कुछ एस डैश मिलेगा। ठीक है, अब इसमें n+1 वेक्टर्स, अब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट अब नहीं होगा। पहले तो v1 से v2 vn बेसिस था, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था और स्पैन भी कर रहा था। अभी ये स्पैन तो करेगा पर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर इसमें से एक वेक्टर निकाल देंगे तब भी ये लीनियरली स्पैन करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि vi कोई वेक्टर है जो लीनियरली डिपेंडेंट है बाकी सब वेक्टर का, लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी सब वेक्टर्स का। अब vi को कन्वीनियंस के लिए vi को v1 से रिप्लेस कर देते हैं। मान लो यहाँ v1 है, यहाँ vi है, कन्वीनियंस के लिए v1 को vi लिख लेते हैं, vi को v1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो v1 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी सारे वेक्टर्स का इस डैश में। ठीक है, अब हम अगर v1 को इस डैश से v1 को एक वेक्टर को v1 को निकाल देते हैं, तो एस डैश में अभी भी n वेक्टर होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ये अभी भी स्पैन करेगा v का और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, वैसे ही अगर सारा स्टेप एक बार फिर से करें और u2 को ऐड करें, v2 को एलिमिनेट करें,
तो हमारे पास S2 कुछ इस तरह से सेट आ जाएगा, U1 था पहले जुड़ा हुआ, अब U2 भी जुड़ जाएगा, ये सेट आ जाएगा हमारे पास। ये अभी भी बेसिस है किसका, V का, यानी कि V पे स्पैन कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि M मोर देन N है, प्रूफ क्या करना है कि M लेस देन N है, लेकिन एज्यूम यहाँ पे करते हैं कि M मोर देन N है, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो गलत है। M मोर देन N एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि n छोटा है। अब nth, जैसे S1 S2 था वैसे ही Sn, अगर nth स्टेप में जाएंगे हम लोग तो U1 से लेके Un तक वेक्टर जुड़ जाएगा, ठीक है। और V1 से लेके Vn तक वेक्टर निकल जाएगा, यानी S1 में क्या था कि U1 जुड़ा था, S2 स्टेप में क्या था, U1 U2 जुड़ा था, S1 स्टेप में V1 निकल गया था, इसमें V1 और V2, यानी इसमें V2 निकल गया था। वैसे ही n स्टेप में हम लोग देखेंगे कि U1 U2 UN ही केवल रहेगा, और V1 से लेके V2 से लेके Vn तक सारा निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा Sn मिलता है वो इस तरह से मिलता है। अभी ये बेसिस है V का और लीनियरली, यानी कि लीनियरली स्पैन करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अभी UM क्या है, ये जो हमारा सब स्पेस W था उसमें बेसिस में एक वेक्टर था UM। अब UM चूंकि UM इज एलिमेंट ऑफ V, तो UM को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चूंकि ये सब बेसिस है V का, तो UM को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि U1 U2 UM ये तो खुद बेसिस है, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हम लोगों का जो एजम्पशन है M मोर देन N, यही रॉन्ग है, यही रॉन्ग है, वहीं से ये सब भी रॉन्ग हो रहा है। यानी कि हमारा जो एजम्पशन था कि M मोर देन N, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो क्या हो गया, मतलब M मोर देन N नहीं है, तो M या तो लेस देन N है या फिर इक्वल्स टू N है, ठीक है। यहाँ से प्रूव हो गया कि डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, दैट इज N, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर एक केस है, इन पर्टिकुलर कहता है जब M बराबर N, आप लोग देखिएगा कि Sn इस तरह से आता है, अगर M और N बराबर है तो अब आपका जो W का बेसिस था वो U1 U2, Mn बराबर है तो सीधे ऐसे ही लिख लीजिए। अब W का भी बेसिस यही था, और ये V का बेसिस इस तरह से हम लोगों ने लाया है। W का बेसिस और V का बेसिस सेम है, ठीक है। जब बेसिस सेम है तो वेक्टर स्पेस भी बराबर होगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि बेसिस ऑफ बोथ वेक्टर स्पेसेस आर सेम, so we can say that W is equals to V, ठीक है, ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसी में बी पार्ट में एक सवाल है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और कर्नल और रेंज का बेसिस और डायमेंशन निकालना है। कर्नल क्या होता है, कर्नल वो सब कलेक्शन एक्स वाई जेड टी का सच दैट इसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है, यानी कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो। ये सब सवाल हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं, सब जीरो कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो भी आता है इसको यहाँ से सोल्व कर लेना है। L2 माइनस 2L1, L3 माइनस 3L1, यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से ये और ये सेम है, एक को हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो फ्री वेरिएबल कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो फ्री वेरिएबल यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ टी को मान लेते हैं फ्री वेरिएबल, टी का वैल्यू डालेंगे तो जेड का आ जाएगा। यहाँ से y को ले लेते हैं फ्री वेरिएबल, तो y और t को हम लोगों ने फ्री वेरिएबल ले लिया। अब जितना नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होता है वही डायमेंशन होता है कर्नल का, एंटी यानी कर्नल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या हो गया, 2, y और t दो फ्री वेरिएबल है। एक बार y को 0 लेते हैं, t को 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे x y z निकाल लेंगे। यहाँ पे t को अगर 1 लेते हैं, यहाँ से अगर t का वैल्यू 1 रखते हैं तो z का वैल्यू -2 आ जाएगा। वैसे ही y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। t का वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो z का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। इस तरह से
दो वेक्टर हमारे पास आ गया जो बेसिस होगा, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका 2, तो बेसिस में कितना वेक्टर होना चाहिए 2, और वो दो वेक्टर क्या हो जाएंगे ये और ये। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि y का वैल्यू 0, t का वैल्यू 1, तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 0 क्यों नहीं है? यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, दो वैल्यू जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 1 ले लेते हैं y और t का वैल्यू, यहाँ फिर आप 2 2 ले लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 1 यहाँ पे 2 0 ये वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके करस्पॉन्डिंग जो x y z t का वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा बेसिस का वेक्टर, ठीक है। अब रेंज का निकाल लेते हैं। रेंज का वेक्टर निकालने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि R4 से R3 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। R4 का जो इसका बेसिस का जो स्टैंडर्ड बेसिस का जो भी एलिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक बार x वाले कंपोनेंट को 1, y वाले को, फिर z वाले को, फिर t वाले को, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग अपना ये 4 वेक्टर आ गया, ठीक है। इन 4 वेक्टर्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आ जाता है। अब इसमें जितने नॉन जीरो रोज हैं, यानी ये वाला रो और ये वाला रो, कितने नॉन जीरो रोज है 2, तो डायमेंशन हो जाएगा रेंज का या इमेज का 2, और बेसिस क्या हो जाएगा, जो नॉन जीरो रोज है वही सब हो गया बेसिस वेक्टर, यानी 1 2 3 और 0 2 2 यही हो जाएगा अपना बेसिस। अगले लेक्चर में हम लोग 64वीं और 63वीं बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।